नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो है द परसेप्शन ऑफ टाइम। और इस परसेप्शन ऑफ टाइम को ऑब्जर्व करने के लिए क्या स्टेप्स या चरण फॉलो करें जिससे परसेप्शन ऑफ टाइम जो है वो हमें समझ में आए क्या है। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं इसी से कि परसेप्शन ऑफ टाइम होता क्या है। बाप रे बाप, बहुत भयानक ये जिंदगी में, जीवन में अगर इसको समझ लिए ना तो समझ लो सब समझ लिए। क्योंकि अगर ये ऑब्जर्व करना आपको आ गया तो आपको बहुत बारीक है, क्योंकि ये तो आपको और बारीकी चीज़ ऑब्जर्व करना आ जाएगी। कई यहाँ पे जो मेरे शिष्य हैं बोल सकता हूँ आपको शिष्य, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स, वो कई लोग फॉलो करते हैं मेरी बातों को। कि जब मैंने बोला जिम जाओ और देखो कि कहाँ पे लग रहा है कि आपको गाना पसंद आ रहा है, तो कई लोगों ने वो फॉलो किया, कई लोगों ने नहीं किया। मत करो, कोई दिक्कत नहीं, करो ना करो आपकी प्रॉब्लम है ना। क्योंकि गुस्सा मुझे इस वजह से आता है कि इतना सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी अगर आपको इसकी मूल्यता नहीं है तो भैया भगवान जाने की आपका क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं पता कि क्या होने वाला आपका। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी काम कर लो, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। एक चौथी कैटेगरी अभी लिख लो अभी, वो अध्यात्म। रोटी कपड़ा मकान और अध्यात्म, ये चार चीज़ें बुनियादी हैं। ये नहीं हुई तो ज़िंदगी चौपट है। क्योंकि अब ज़िंदगी है सोशल मीडिया की, अब है इंस्टाग्राम, अब है ट्विटर, अब है फेसबुक, और आगे और टेक्नोलॉजी आपको स्टिमुलेट करेगी। और जितना ज़्यादा मन उत्तेजित होता है, स्टिमुलेट होता है, उतना ज़्यादा आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, बट वो मत समझो अभी। जितना इंद्री तुम इंद्री स्टिमुलेट करोगे, सेंसेस स्टिमुलेट करोगे अपने, बैठे बैठे देखे जा रहे हो, उतना ही ज़्यादा डेटा गैदर होगा। ज़्यादा डेटा गैदर का मतलब होता है ज़्यादा कर्म, और ज़्यादा कर्म मतलब ज़्यादा बोझ, ज़्यादा बोझ मतलब ज़्यादा नशा, ज़्यादा सेक्स, ज़्यादा धोखाधड़ी। क्यों? क्योंकि एक के साथ मज़ा ही नहीं आएगा। एक के साथ कहाँ मज़ा आने वाला आपको भैया। एक के साथ वो आदमी रह सकता है जो आदमी एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड ना हो। फ्रस्ट्रेशन आता कैसे है वो किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। फ्रस्ट्रेशन होता क्या है वो किसी ने आज तक बताया नहीं। मन बोझिल हो जाता है, उसका क्या होता है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, अपने बचपन की स्टेट याद कर लो और अभी की स्टेट याद कर लो। हर साल तुम्हारा बोझल हो जाओगे, ऐसा लगेगा जिंदगी में कुछ है नहीं, कोई मीनिंगलेस लगेगी लाइफ, रस नहीं है कोई जिंदगी में, जिंदगी चौपट है तुम लोगों की, बर्बाद, और कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म नहीं है। रोटी कपड़ा मकान का क्या करोगे? अचार डालोगे क्या रोटी कपड़े मकान का हर समय? रोटी कपड़े मकान से सिर्फ कुछ नहीं होता। अगर रोटी कपड़े मकान से सब कुछ हो रहा होता तो आज आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर रहा होता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अरे बाप रे बाप, बहुत मजेदार चीज है। इतना मजा जिसकी कोई पैसा आ गया, हर आदमी आपके पीछे है, हर औरत आपको चाहती है। अब चाहे आप टकलू हो, चाहे मसाला खाते हो, चाहे तोंद निकली हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। एवरीबडी इज रेडी टू डू यू अ फकिंग ब्लो जॉब। व्हाई? Because everybody needs money and they are also frustrated. You are also frustrated because your wife is not satisfying you. Maybe she is satisfying you, but you are not satisfied. Why? Because you are fucking stimulating your mind day in and day out. So चौथा जो है वो
यू हैव टू चेक इट आउट कि भैया चौथा अध्यात्म है। क्यों बता रहा हूँ इसको, थोड़ा समझने की कोशिश करना। लोग कहते हैं आप थोड़ा गाली बीच में ज़्यादा देने लगे थे, थोड़ा कम रखिए। मैंने कहा मुझे अपनी पोजीशनिंग मुझे अपनी पोजीशनिंग सही रखनी है। पोजीशनिंग क्या होता है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बट गाली देने वाला गुरु, that is good actually. It's good to make money out of spirituality, but I'm anyway उतना नहीं देता हूँ, थोड़ा बहुत तो है, ये चलेगा। नया बंदा हो यार, नया बंदा हो, जानता कुछ नहीं हूँ, बस बकवास कर रहा हूँ। एनीवे सॉरी। सो चौथा जो चरण है वो है स्पिरिचुअलिटी। अब क्यों, इसको समझना ज़रूरी है दोस्तों। मैं पिछले समझ लीजिए 20 सालों से संगीत में हूँ। 20 साल से मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ, बाइक चला चुका हूँ, और दोस्तों मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, लेकिन एंड में लाइफ ना मीनिंगलेस ही लगने लगती है। और दोस्तों एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा, इतना गुस्सा और इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि मैं एक रिलेशनशिप में था और मैंने सोचा कि यार वो लड़की जा रही है, उसके साथ अगर कुछ हो जाए तो वो भी चाहिए, ये तो है ही है, वो भी चाहिए। तो वहां से मुझे समझ में आने लगा, मैंने कहा आज क्यों इतना मेरा मन ऐसा हो रहा है। और मेरे अंदर एक, कह सकते हैं, एक बल्ब चला और मुझे समझ में आ गया कि माइंड जो है वो ना, अगर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो आप सारे गलत सही की सीमा तोड़ देते हो। और वही हुआ, मतलब मैंने तोड़ा नहीं, बट ऑलमोस्ट होने वाला था। और एनीवे, तो जितना तुम जल्दी ये समझ जाओ कि रोटी कपड़ा मकान और स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म, जिससे तुम्हारी फाउंडेशन जो है, यानी बुनियाद जो तुम्हारी है, जो तुम्हारी चेतन है, चेतन या चेतना, जो भी चेतन कह सकते, वो सही हो जाए, वो एक टिक जाए एक जगह पे। और नहीं टिकी तो आप देखो, मैं सारे काम करता हूं, घूम फिर के आता मैं स्पिरिचुअलिटी में। आप मेरे से सब कह दो भाई पैसे ले ले, तेरे रिलेशन ले ली, तुम्हारा सब ले लिया, तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सीधा बोल दूं भाई अध्यात्म के ऊपर कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब कहानियां पहले भी चलती आई हैं, ये माँ बाप और ये कैरेक्टर्स, थोड़ा मिस्टिकल हो जाएगा, फिर लोग पूछते हैं भैया क्यों, लॉजिक बताइए। तो ये जो है ना चक्कर, ये कुछ नहीं काम करता लास्ट में 60 साल की उम्र में। ये पैसा, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा रेपुटेशन, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, वॉट एवर इज देयर, करते रहो जो कर पा रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करो, करते रहो, बट तुम बुनियाद अपनी ये मत बनाओ। लोग बुनियादी तौर पे एक वो है पॉलिटिशियन, बुनियादी सिंगर है। नहीं नहीं, सॉरी, मैं बुनियादी सिंगर नहीं हूं। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू इट। आई कैन नॉट डाई एज अ सिंगर, सॉरी। You don't die as a singer, you don't die as a politician, you die as Bhagwan. You need to understand this. You die with truth. तुम सत्य के साथ मरो, असत्य के साथ नहीं दोस्तों। ये जगत मिथ्या है। अब अगर आपको 30 साल में समझ नहीं आया ना, तो आपको पूरी जिंदगी समझ नहीं आएगा। आप परसुएट करते जाओगे। आप देखो आसपास आपके सारे लोग, इंक्लूडिंग योर माँ बाप, या तो पद की तरफ पीछा है, या प्रतिष्ठा है, सम्मान, समृद्धि, या फिर दौलत, पैसा। मेरे घर में सुबह से लेकर शाम तक पैसे से सुबह बात होती, पैसे पे रुकते हैं। क्यों? क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं किसी के पास।
कि सब कुछ खरीद सकें। तो पैसा 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 पैसा। मैं अपनी मदर से बोलता हूँ, मैंने कहा एक बार बताओ, अगर आपकी अगर डेथ हो जाती है और आपको पता है कि अब वापस मुझे यही सब कुछ चालू करना है फिर से, लेट्स से, एक इमेजिन कर, डोंट टेक इट लिटरली कि पिछला जन्म होता है अगला जन्म होता है, लेट्स से अगर आपको चालू करना है दोबारा, तो आप करने रेडी हो दूसरी फैमिली में? दूसरे कहती है हाँ उसमें क्या है, उसमें तो मतलब इट्स अ गुड थिंग मैं किसी और के घर में जाऊंगी और हो सकता है तुम्हारा बच्चा पैदा हो, तुम्हारा बच्चा पैदा बन के पैदा हो जाऊं। मैंने कहा मेरी भोली माँ, क्या बताऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके जैसा मेरा बच्चा हो। बाप रे बाप। अरे यार शिट, अरे मेरी माँ ने अगर सुन लिया तो मुझे मार डालेगी। लेकिन मैं अपनी माँ से कहना चाहता हूँ, मेरी माँ मेरी बात मेरे ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कितना प्यार करूँ, जितना प्यार करूँ उतना कम है मेरे पिताजी से, अपने माँ से। लेकिन मैं क्या करूँ माँ, ये जगत मिथ्या है, जीवन दुखों का नाम है। मैं कितनी लड़कियों से प्यार करके देख चुका हूं, मुझे कुछ नहीं मिला एंड में। मैं हर वक्त अकेला था, कोई मेरे साथ नहीं था, तुम भी मेरे साथ नहीं थी, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरा संगीत, सो कॉल्ड संगीत जिसके पीछे लोग दीवाने हैं, वो भी साथ नहीं दे रहा था। मैं क्लबों में भटकता रहा, डिस्को बार में भटकता रहा, रोता रहा, नाचता रहा और रोता रहा, नाच रहा था, रो रहा था अंदर से। कुछ साथ नहीं दिया मेरा किसी ने। और तुम लोगों को लगता है कि मैं 2 कौड़ी की चीजों के लिए अपने अध्यात्म को छोड़ूंगा? तुम्हारी जो सोच है, उस सोच में अपनी बुनियाद को खड़ा करूंगा? बुद्धा पैदा हुए तो मैं भी पैदा हुआ, उन्होंने शुरू में बता दिया कि जीवन दुख है। मैं आपको 23-24 साल की उम्र के बाद से बता रहा हूं कि जीवन दुख है, और दोनों सही है। वो आदमी जो बात कहेगा सब बात सही है। कृष्णा ने भगवत गीता क्यों लिखी? उनको पता था इन लोगों की धज्जियां उड़ने वाली है। 5000 साल पहले ही उनको पता था कि लोग धज्जियां उड़ाएंगे, और जब 2020 के बाद तो और ज्यादा उड़ेंगी, यानी 21वीं शताब्दी में। सच बताऊं तो 21वीं शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी तक तो फिर भी ठीक था। 21वीं शताब्दी जहां पे टेक्नोलॉजी आना चालू कर दी, अरे बाप रे बाप, जो धज्जियां, आप खुद देखो ना, आप मेरी बात मत सुनो, आप अपने मन में झांक के देखो, आप अपने गोल्स, अपनी वासनाओं के अलावा पूरे दिन में रात में करते क्या हो, मुझे यह बता दो। आपको यही लगता है कि आज जो भी मैं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी जिंदगी से, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसी गलत फहमी, इसको माया बोलते हैं, इसी गलत फहमी में आप हर एक चीज अचीव करते जाओगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। आखिरी में आपको सिर्फ एक मीनिंगलेस लाइफ, एक मीनिंगलेस जिंदगी, एक बिना अर्थ की जिंदगी मिलेगी। और वो जो जीवन है वो एक विषय के समान है, सॉरी विष के समान है। विष और विषय देखो, दोनों साथ साथ में सिमिलर खड़े होते हैं। वो विष के समान है, जो जीवन है तुम्हारा, वो विष के समान ही बीतेगा। तो मैं जब भी आता हूं, आज मैं काफी दिनों बाद पॉडकास्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा मेरे साथ अध्ययन चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सक्सेसफुल मत हो, आपको जो उखाड़ना उखाड़ो, लेकिन बुनियाद मत बनाना, बुनियादी पॉलिटिशियन मत बनना, बुनियादी सिंगर मत बनना, बुनियादी डांसर मत बनना, बुनियादी इसको अंदर मत घुसेड़ना अपने। ये इसको बोलते हैं ना वासना, वासना मतलब बसा हुआ, वास्ता है वहां पे। क्यों बोला जाता है इसको? इसका सबसे अच्छा वर्ड हिंदी में, कितना अच्छा वर्ड देखो संस्कृत में है, वासना। वासना का मतलब कोई वासना क्यों नहीं रखता अपनी बेटी का नाम? क्योंकि वासना हमारे कल्चर में अच्छा नहीं माना जाता है। कई लोग तो ये समझते हैं वासना का मतलब सेक्स होता है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी डिजायर जो हावी हो पड़ा हो, वासना मतलब क्या? वो आपके घर के अंदर घुसा हुआ, यानी आपके भीतरी यानी बुनियाद में घुसा हुआ है, और वही आप हो। आपसे पूछे आप क्या हो, बोलो मैं पॉलिटिशियन हूं, बोलो मैं सिंगर हूं,
मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी बनाना, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। 2026 तक वर्ल्ड वॉर 3 बता रहे हैं, ये वॉर बता रहे हैं। आप मेरे से लिखवा के रख लो, आपके और मेरे जीवन में अभी नेक्स्ट 10 साल में कुछ बड़े डिजास्टर्स होने वाले हैं। अब ये क्यों होंगे, कैसे, जब होंगे तब मैं बात करूंगा कि क्यों लगा मुझे, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि जंग होगी। लगाओ अपनी गायकी, तुम करो स्टेज शोज, करो जंग में, कुछ नहीं होने वाला। मौत को साथ लेके चलो। अभी मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था आज, कहती तुम मौत करते रहे, तुम्हें कुछ मौत का डर, तुम्हें खुद ही मौत का डर है। मैंने कहा डर किसको नहीं होता है मौत का, लेकिन डर होना और स्वीकार करने में अंतर है। एक है डर कि अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे शरीर में चोट लगेगी, और एक है स्वीकार करना। मैंने कहा मैं स्वीकार करके बैठा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में बुनियादी कुछ है नहीं, सब झोपड़ी के बाहर रखा हुआ है, वासना नहीं है, वासना ही नहीं। अगर मुझे आज बस ये बोलते हो कि भैया आपके पास इतना पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा आ गया मेरे पास, करोड़ों पड़े हुए हैं मेरे पास, मान लो लेट से कि पड़ा हुआ है, मतलब 2-3 करोड़ डाल रखा है मैंने म्यूचुअल फंड में, वो मेरी इतनी किस्मत नहीं है, और हो गई अभी कुछ टाइम में। मैं निरंतर कोशिश करता रहता हूं जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री हो सकूं। एक बार अगर वो होता है तो मुझे सच में, मैं कसम से बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली सच में मुझे सिर्फ सत्य की बातें करनी है और कुछ नहीं करना। अगर मैं करूंगा तो स्पिरिचुअलिटी करूंगा, लेकिन पर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णमूर्ति ने क्या बोला, एक बार मैं उनके वीडियो देख रहा था कि एक उनका वीडियो है रिलेशनशिप विद मनी, आप कृष्णमूर्ति की वीडियो टाइप करिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि इफ आई हैव द मनी इट्स ओके, इफ आई डोंट हैव द मनी इट्स ओके, आई विल स्टे देयर। सो मनी के साथ ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आई डोंट ब्लडी केयर टू बिकम समथिंग इन दिस लाइफ, because I know it is just a fucking illusion. Whatever you want to become, I want to become doctor. You are not a doctor, you goddamn asshole. You're not a doctor. You are a human being. You are never a doctor. This is a world of illusion. ये दुनिया माया का जगत है, ये दुनिया माया से भरी हुई है। हर आदमी अपने आप को कुछ बनाना चाहता है। अरे घोंचू बनाना नहीं, बने हुए हो। अब गुस्सा आने लगा इन लोगों के ऊपर, क्योंकि अपने आप की आइडेंटिटी चेंज करो। मार्केटिंग में इसको बिल्कुल बोला गया है, मार्केटिंग में तो एक कहा गया है कि भैया गलती से भी ये मत बता देना कि आपके इंस्टीट्यूट में 1000 में 800 लोग सक्सेसफुल नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप देखें क्लिक फनल्स में तो 1.5 लाख लोगों ने लॉग इन कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है क्लिक फनल्स, रसल ब्रंसन का जो वेबसाइट है, और 200 लोगों ने सिर्फ $1 मिलियन क्रॉस किया है। लेकिन वो कभी बताते हैं? नहीं बताते हैं। उसके हाईलाइट क्यों नहीं करते? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि अगर आपने बता दिया तो भैया लोग नहीं ही आएंगे। आप सोचोगे हम सत्य बोल रहे हैं, अरे भैया सत्य नहीं सुनना दोनों। मार्केटिंग पता है क्या कहती है? ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे चल रही वैसे चलाओ, अपना उसमें टैटा मत करो, और टैटा किया तो हार्म करेगा आपको। और मैं जब इसको पढ़ा, मैं इसको समझा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल अपोजिट बात कर रही सही में। क्योंकि अगर देखो आपको करना मेडिटेशन है, और मैं आपसे कह दूं एक काम करो भैया, जाओ भगवत गीता क्या बोलते हैं कृष्णमूर्ति के कुछ ज्ञान जाके सुनो, और वो ज्यादा सही रास्ता है, तो आपसे मैं पैसा नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि आप आए हो मेडिटेशन करने, और आपको मैं मेडिटेशन दे नहीं रहा हूं, आपको मैं ज्ञान दे रहा हूं। इसीलिए मार्केटिंग इंडिया में बड़ा खतरनाक मामला है। बट एनीवे, सो परसेप्शन ऑफ टाइम के ऊपर बात करते हैं जल्दी जल्दी। बहुत ही भयानक टॉपिक, बाप रे बाप। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात है, मैं दिवाली पे अपने घर निकल गया, नोएडा से कानपुर। मुझे बस नहीं मिल रही ना, ट्रेन मिली, तो मैंने सोचा मैं बाइक से निकलूंगा।
बाइक से निकलते वक्त मैंने अपने अंदर कुछ ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि अभी 5 बजा हुआ है और 3 दिन बाद मैं वापस इसी रास्ते से, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे से वापस आऊंगा, और उस वक्त वो कोई और पार्थ होगा और चीजें चेंज हो चुकी होंगी। कट टू 3 days लेटर मैं वापस उसी हाईवे पे वापस आ रहा था बाइक से, और मुझे कई बार हो चुका है पहले, मतलब बट ठीक से मैंने ऑब्जर्व किया था, तो मुझे फील हुआ कि टाइम एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो जो पार्थ आ रहा था और वो जो अभी पार्थ जा रहा है वापस, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। मतलब वो जो ऐसा लग रहा है मैं वहीं पे हूं, चीजें बदल, इट इज एग्जैक्टली लाइक कि मैं पिक्चर देख रहा हूं मैं, और सामने से चीजें निकल जा रही हैं। इट इज लाइक मैं एक जगह खड़ा हूं, ट्रेन निकलती जा रही है, और जहां मैं खड़ा हूं जो मैं हूं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सामने चेंजेस हो रहे हैं। मतलब टाइम जो है वो पास नहीं हो रहा है, मतलब टाइम एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपको परसेप्शन लाना है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं। पहला तो एक समय का जो एग्जाम्पल है कि समय, सम मतलब क्या? समय, सम मतलब होता है जीरो, सम मतलब होता है न्यूट्रलिटी, सम मतलब होता है दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट, सम मतलब होता है शून्यता। मतलब एक्चुअली समय, सम लगा हुआ है उसमें, इसलिए समाधि। देखो समाधि मतलब क्या? न्यूट्रलिटी, शून्यता। समधि, बुद्धि का रुकावट, समय, रुका हुआ। अब यह का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, बट समय है ना, यह का भी कुछ होगा, बट सम लगा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है। सम लगा हुआ है, सम मतलब क्या? टाइम का व्हील जो है वो ऐसा भास रहा है कि चल रहा है, बट एक्चुअली में जहां पे आप हो वहां पे नहीं चल रहा है। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कॉलेज के आपके 4 साल निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। स्कूल पूरा आपका निकल गया, आपको पता नहीं चला। आपके जो हसीन लम्हे होते हैं वो निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। अरे यार 4 साल कब बीत के पता ही नहीं चला। इसलिए नहीं पता चला घोचू, क्योंकि जहां तू है वहां पे समय नहीं है। इनफैक्ट ये भी कहना गलत होगा कि वहां पे समय नहीं है। आप देखोगे कि समय पास होता है। जैसे 30 साल की मेरी जिंदगी निकल गई, तो क्या मेरा समय मुझे लगता पास नहीं हुआ? पास हुआ है, पर जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी 5 मिनट हुए हैं, आपको लग रहा है कि 30 साल हो गया है मुझे देख के, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखोगे तो 5-10 मिनट हुए। एक्चुअली वो जो बीच की लेयर्स है उसमें समय चल रहा है। कॉन्शियसनेस यानी जो आत्मन है, यानी जो आत्मा है, यानी बीज जो है, वहां पे कोई समय होता नहीं है, लेकिन जो लेयर्स होती है उसमें समय होता है। तो उसका समय जो है वो बहुत स्लो चलता है, और जितना ज्यादा आप ग्रॉस आते आते हो समय उतना तेज होता जाता है। तो शरीर के लेवल पर अगर आप देखें तो जो आदमी शरीर में जीता है उसको समय के चलने का आभास होता है। वो लगता है कि समय चल रहा है, इसीलिए सोचता है वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे। अरे भैया वो बचपन के दिन क्या थे? वो तो सामने से निकल गया। कोई ऐसा कुछ दिन नहीं थे, कोई टाइम मशीन नहीं है ऐसा कि पीछे जा सको, क्योंकि पीछे जाना पॉसिबल ही नहीं, पीछे है ही होता ही नहीं। पीछे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप अगर जाओगे शरीर आप भेज दोगे, लेकिन आत्मा नहीं जाएगी नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। पीछे आप जा ही नहीं सकते सर। एक्चुअली आगे भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आगे पीछे कुछ होता ही नहीं है। टाइम जो है उसका परसेप्शन जो है वो आपको अभी फील नहीं हुआ है, लेकिन आपको धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करते रहते हो, आप ऑब्जर्व करते हो अंदर ही अंदर, तो आपको फील होने लगता है कि यार टाइम जो है यार 4 साल बीत गए, पता नहीं चला यार। पिक्चर निकल गई, कब निकल गई पता नहीं चला, है ना? पिक्चर कब निकल गई पता नहीं चला। अच्छा, पेन की स्टेट में ये चीज नहीं होती है, क्योंकि पेन की स्टेट में बहुत दर्द होता वो भी ऐसा नहीं है कि वहां पे टाइम चलने लगता है, टाइम वहां भी नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली वो स्टेट होती भयंकर होती है कि हम उसको गुजार नहीं पाते, तो वो याद रह जाती है अच्छे से, तो इस वजह से होता है वो। तो आपको करना क्या है? आपको ऑब्जर्व करना है कि आप एक यात्रा कर रहे हो। जैसे अभी आप मसूरी निकल रहे हो, कहीं निकल रहे हो, आपको देखना है अच्छा मैं 4 दिन बाद वापस आऊंगा तो मेरा कैसा माइंड स्टेट होगा। आप अगर ऑब्जर्व करोगे आप देखोगे कि यार मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो वहीं हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं तो वहीं हूँ, मैं चला ही नहीं, मैं तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामने से होता आ रहा है और सब कुछ होता जा रहा है। ये फील करना है आपको, तो परसीव करना है आपको। आप ये परसीव कर लोगे ना तो बहुत कुछ समझ लो कि आप बहुत सेटल जा चुके हो। आपको फील होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली टाइम नहीं चल रहा है। क्या आपको फील होता है कि टाइम नहीं चल रहा है? तो ऐसा नहीं है कि टाइम है नहीं, टाइम है, लेकिन जहां आप हो वहां टाइम नहीं है। तो इस वजह से आपको टाइम, तो एक्चुअली में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली ऐसा है कि एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर चल रही है, वो लेयर घूम रही है, लेकिन नीचे वाली लेयर घूम नहीं रही है, वो वहीं पे स्टक्ड है, और ऊपर वाली लेयर घूमे जा रही है तेजी तेजी। ये पूरा यूनिवर्स वो ऊपर वाला लेयर है। भौतिक जगत में टाइम होता है। तो लेकिन स्टैंड पॉइंट ऑफ नीचे वाली लेयर, उस स्टैंड पॉइंट पे कोई वो नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है। और जब आप वहां जीने लगते हो तो आपको फील होता है कि भाई टाइम तो चल ही नहीं रहा है। आप देखोगे कि आपके शरीर में, जैसे मैं 30 साल का हो गया हूं, तो मुझे फील होता है कि पहले मेरे शरीर में क्या था कि मैं ऊपर से नीचे कूद जाता था, मुझे दर्द नहीं होता था, छोटा था, कितने लंबे लंबा हाइट से कूद जाते थे। अभी कूदो तो क्या पता फ्रैक्चर हो जाए, है ना, एक वो। लेकिन वो जो लड़का कूद रहा था और वो जो लड़का अभी है, उस लड़के में क्या डिफरेंस आया है? कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन शरीर में डिफरेंस आया है। मतलब वो जो आत्मा है, वो जो उस लेवल पे, स्तर पे जो बात हो रही है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं। आप देखो, अगर चेहरा देखो, आप देखोगे कि हल्के हल्के चेंजेस आने लगेंगे आपके। आपका जो पाचन है उसमें चेंज आएंगे, खाना कोई सूट नहीं करेगा आपको। तो मेरे साथ यही होता है कि मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ डिक्लाइन आ रहा है, हल्का सा डिक्लाइन, हल्का सा डिक्लाइन नीचे के, क्योंकि मैं अपना मेंटेन भी रखता हूँ काफ़ी चीज़ें। डिक्लाइन तो मैं ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि पहले मैं एक्सरसाइज नहीं करता था तो मेरा बॉडी, मैं उठता था बॉडी उठ जाती थी। अब अगर मैं उठता हूँ तो मुझे बॉडी उठानी पड़ती है, योगा से या फिर जिम से, तब बॉडी उठेगी। अगर मैंने बॉडी को नहीं उठाया, मैं उठ गया, तो पता क्या होगा? पूरे दिन लेथार्जिक रहता है माइंड, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो ये सब चीज़ें नोट करना चालू करो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और यार ये भी तो आप कहोगे कि ऑब्जर्व करने से होगा क्या? ये सब ऑब्जर्व करने से आपको ऑब्जर्वेशन सीखना आएगा, कि आपको समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष होगा आपको कि एक्चुअली ये सब चीज़ें बुक में नहीं लिखी हुई हैं। और प्रत्यक्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, रूबरू नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया, तो आपको यकीन नहीं होगा। वो सत्य सिर्फ थ्योरी का सत्य है, वो थ्योरेटिकल ट्रूथ है, वो रियलिस्टिक ट्रूथ नहीं बनेगा। ये जो बातें होती, जो मैं बातें कर रहा हूं यहां पे ना, उसको परसीव करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्या ये बातें गलत हैं? नहीं। आपको क्यों परसीव करना है? क्योंकि आपको प्रत्यक्ष होगा। और जब तक तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक बेटा तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम करवा लो यकीन, जो उखाड़ना मारना उखाड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ते रहो भगवत गीता, पढ़ते रहो गीताएं, पढ़ते रहो तुम्हारे ये वेद, कुछ नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं आएगा। ये वही बात हो गई कि मैंने बोला मैं भूत देख रहा हूं, आप कह रहे मुझे भूत नहीं दिख रहा। अभी आपको दिखा दें तो आप कहोगे हाँ हमें भी दिखता है। अब बताओ, प्रत्यक्ष करो, सटल का प्रत्यक्ष करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो यकीन है कि मैं शरीर नहीं हूं, वो आने लगेगा। अभी आप थ्योरी में पढ़ते हो मैं शरीर नहीं हूं, घोंचुओं की तरह। वो लेवल 1 है, वो घोंचू स्टेज है, सारे घोंचूस वहीं पे हैं। और जो कह रहा है सिर्फ बुक पढ़ो, वो भी उससे बड़ा कोई घोंचू नहीं, क्योंकि बुक लिखी गई है देख के, आपको भी देखना है। पतंजलि का योग सूत्र में 3 प्रमाण बोले गए हैं। एक है अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, और एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। आगम प्रमाण जो है वो बेसिकली ये कहता है कि आप जो बुक में पढ़ते हो वो थ्योरी होती है। अनुमान होता है कि आप अनुमान लगाते हो, ये थ्योरी हो सकती है, ये थ्योरी हो सकती है, वो थ्योरी हो सकती है। और एक है प्रत्यक्ष, आप देखते हो। प्रत्यक्ष पे यकीन होता है, बिलीफ, मान्यता आती है। नहीं तो कुछ भी करते रहो, नहीं आएगी। मेरी बातें सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो लोग यकीन नहीं करते। अब अगला जन्म पिछला जन्म जो है वो लोग यकीन नहीं करते। जब मैं ये नहीं कहता हूं अगला जन्म पिछला जन्म होता है, मैं बस ये कहता हूं कि देयर इज अ रेसिड्यू आफ्टर डेथ। और वो जो रेसिड्यू है वो टेंडेंसीज और हैबिट्स होती हैं, और ये एक्सप्रेशन ढूंढती हैं। इसीलिए कहते हैं मरने के बाद सब कपड़े जला दो,
घर में सारा सामान हटा दो, घर में खाना नहीं बनेगा कोई, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है उससे, वो जो टेंडेंसीज होती हैं वो, क्योंकि उसके अंदर खाने की टेंडेंसी भी है ना, सेक्स करने की टेंडेंसी भी है, तो मना करते हैं सेक्स भी नहीं करना है। तो क्या करना है, सारे कपड़े जला दो, दान नहीं करने कपड़े, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ढूंढ रहा है। आपने जो उसका जो पहला कपड़ा है वो जला दिया आपने क्या किया, उसको जाके फूंक दिया उसके शरीर को, और शरीर जल रहा है। बन जाओ पॉलिटिशियन, बन जाओ सिंगर, जाना तुम्हें अग्नि में ही है। तो बने क्या आखिरी में, जो एक्चुअली में लाइफ में हो वो बनो, वो उसमें जीवन जियोगे, या जो ये घोंचू बता रही है सोसाइटी, एक एक घोंचू पड़े हुए हैं, एक से एक घोंचू। तुमको बनना, तुमको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बन जाए, पीएचडी कर लो, डॉक्टर लगा लो, बन गए डॉक्टर, जल तो वही रहो। बड़े से बड़ा नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, स्पोर्ट्स प्लेयर, आर्टिस्ट, कोई भी हो साला, वहां पे थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी नहीं होता शमशान घाट में। वो अमिताभ बच्चन भी वहीं जलेंगे, और सड़क पर जो आदमी मरा वो भी वहीं साला वहीं जला दिया जाता है। अब बताओ शमशान घाट में, मैंने अपनी मदर से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे स्तर नहीं होते कंफर्ट के, यानी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी नहीं होता, जनरल स्लीपर। तो पहले उन्होंने बहुत सोचा, फिर उन्होंने जवाब दे दिया, उनका शमशान घाट। बहुत इंटेलिजेंट है मेरी माँ इतनी इंटेलिजेंस है, अगर वो इंटेलिजेंस थोड़ा सा इधर लगा ले। लेकिन मुझे पूरे परिवार में सबसे बड़ा चू समझा जाता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग नहीं समझते, पता नहीं समझते हो कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते हो, तभी सुनते हो मेरे को। मेरे को पूरे खानदान में चू कहा जाता है कि इससे बड़ा चू कोई नहीं। ना घर आता है, ना पैसे कमा रहा अच्छे खासे, इनको चाहिए 25 लाख रुपए महीना, है ना, ऊपर से उसमें से 10 लाख रुपए मैं घर भेज दूं, और फिर ये खुश हो जाएंगे। और खुश कुछ नहीं, अर्थराइटिस हुआ पड़ा, क्योंकि मैं आपके माँ बाप को नहीं बोल सकता हूं, हाँ तो अपने माँ बाप को बोलता हूं। मैं अपने माँ बाप से डील कर सकता हूं, आपके माँ बाप और आपसे नहीं डील कर सकता ना, आपको बुरा लग जाएगा। तो अब हड्डी अर्थराइटिस हुआ पड़ा, अब 10 लाख रुपए अगर भेज दें तो पता नहीं क्या क्या और हो जाएगा, मुझे नहीं पता। डायबिटीज़ हुआ पड़ा, किडनी हुआ पड़ा, जो कि मुझे खराब लगता है कि मेरे घर वालों को ये हो रखा है, ठीक है। लेकिन वही है कि पैसा पैसा पैसा, कार कार कार, इतनी बड़ी शादी करा देंगे, उससे क्या होगा, आसपास लोग कहेंगे अरे वाह, और ये कर लो, वो कर लो, आज तक पे चले जाओ, और यहाँ पे आ जाओ, पेपर में नाम आ गया, और ये शोहरत, और उसके बाद ये देखो, हम अगर तुम ये हो तो हम तुमको कुछ समझते हैं, अगर तुम नहीं हो तो तुम चू हो। तो वही हूं मैं उनके लिए, चू। मैंने कहा तुम लोगों से बड़ा चू कोई नहीं मैंने कहा, मैं ऐसे बोलता नहीं हूं घर पे, मैंने कहा मैं अंदर ही अंदर, ये लोग रोज मेरे को आके बोलते हैं, रोज सब। अभी मैं चाचा के यहाँ गया, अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या हो गया, मैं वहां चला गया, कह रहे क्या गाना बजाना करते रहते हो ये। उनको मैं जानता भी नहीं हूं, वो मेरे घर में आते भी नहीं थे कभी। अभी रिसेंटली दिवाली पे ही अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंसानियत भी तो होती है कुछ यार। आपने ऐसे बोल दिया, ठीक है, तो क्या गजा गाना बजाना, ये कोई काम है। अभी इसी काम से 25 लाख आ रहे होते, उसमें नहीं, 1-1.5 लाख में नहीं मानेंगे ये। इनका वहां नहीं होगा भैया, इनका वहां नहीं होगा। अच्छा, जहां पे मेरा कंट्रोल है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड कल कह दे कि भैया 10 लाख रुपए कमाओ तब मैं शादी करूंगा, मैं तुरंत बाहर निकालूंगा, चलो बाहर बाहर निकलो तुरंत। मैंने कहा सब्जी बेच रहा हूं, बेचेगी? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे साथ ही रहना, ठीक है बस। और वो सब्जी में मान ले 1 रोटी मैं खा लूंगा, तेरे को 2 रोटी दूंगा बस, खाएगी? हाँ हाँ ठीक है खा लूंगी, तुम्हारे साथ रहना। और ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ रहना है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ रहने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे को जाने नहीं दोगी कहीं पे। मैं 3-3 दिन घर नहीं आऊंगा, चलेगा? हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बस ठीक है, अब तुमको प्यार है, तुमको अटैचमेंट है, मतलब तुमने कब्जा नहीं किया मेरे ऊपर, इसीलिए तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहती कोई मेरे साथ। क्योंकि आपके सामने लोग ड्रामा करते हैं कि हमें चुना, मुझे तो अच्छा लड़का चाहिए,
अरे घोंची, तुम्हें अच्छा लड़का नहीं चाहिए, तुम्हें सुनहरा लड़का चाहिए जिसका गोल्डन टेम्पल हो, नॉट अमृतसर, आई एम सॉरी, नॉट इन दैट वे, मतलब गोल्डन पैलेस हो, सॉरी, है ना, गोल्डन पैलेस हो आपका, तो आपको वो चाहिए। तो ये पूरी दुनिया सुबह से लेकर शाम तक, इसीलिए लोग मेरे को सुनते हैं। जो लोग बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको लगता है एटलीस्ट कोई तो है जो सच बोल रहा है, कोई तो है भैया जो एक्चुअली जो होता है, एक्चुअली जो रियलिटी है उस पर बात कर रहा है। नहीं तो भैया दुनिया तो मिथ्या में जी रही है, एक नंबर की मिथ्याचारी है दुनिया। सुबह से लेकर शाम तक पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शोहरत, बरकत, इसके अलावा कुछ साले सोचते ही नहीं है। पूरे की पूरी शरीर की धज्जियां उड़ जाती है 50 साल की उम्र तक इनकी, कोई किसी तरीके की कोई मूल्यता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ये आके नहीं पूछता है कि भाई तुम्हारी किडनी खराब है, वो आके ये बोलते हैं कि आपके पास कार नहीं है। आप एक बात देखो ध्यान से, जितने भी अमीर आदमी सब मोटे होते हैं ज्यादातर। क्यों मोटे हैं? क्योंकि उनको कोई आके ये नहीं बोलता कि तू मोटा है और हंस रहा है। लेकिन उनके पास कार नहीं होगी ना तो लोग हंसेंगे, पैसा नहीं होगा ना तो लोग हंसेंगे। तो वो लोगों में जीते हैं, वो रियलिटी में। और एकदम से फिर एकदम से किसी घर में किसी की डेथ हुई, दोस्त की डेथ हुई, आपस किसी की डेथ हुई, और एकदम से तमाचा मारा रियलिटी ने। रियलिटी का तमाचा ऐसे आता ही नहीं, ये साले जीते ही नहीं है रियलिटी में। इनका अपने अलग सोच है, जिंदगी के अलग सेंटर पॉइंट्स हैं, और एकदम से रियलिटी आती, पड़ाक तमाचा मार दिया। भैया बेड पे लेटे हुए अब रो रहे हैं, हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको, हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 1 महीने बाद सब सही हो जाता है। किसी का क्या हुआ आज तक? इतने लोग मरे, कौन रो रहा है? कल मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15 से 20 दिन, चाहे कितने भी बड़े फन्ने खाओ तुम, क्या फर्क पड़ता है? वो कृष्ण कहते हैं ना कि 4 दिन में तुम्हारी बीवी भूल जाती है, 1 हफ्ते में तुम्हारा भाई भूल जाता है, 15 दिन में तुम्हारा बाप भूल जाता है, और 1 महीने में तुम्हारी बीवी हंसने लगती, खिलखिलाने लगती, सॉरी तुम्हारा माँ खिलखिलाने लगती, एक हंसी आने लगती, हंसी ठिठोली होने लगती घर में, आदमी आगे बढ़ जाता है। आप देखो इतने बड़े बड़े दिग्गज मर गए, ओशो कृष्णमूर्ति, कितना रोए, 4-5 दिन। अभी रिसेंटली राजू श्रीवास्तव के की डेथ हुई। अपना लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लोग उसी गोल्स में लगे हुए हैं, लोग उसे, मैं कह रहा हूं गोल करो लेकिन बुनियाद तो मत बनाओ उसको। तुम मर किस में रहे हो? क्या पहचान लेके तू मर रहा है? कौन सी पहचान लेके मर रहा है तू? क्या तू डेंटिस्ट मर रहा है या डॉक्टर मर रहा है? तू क्या मर रहा है? तू मुझे ये बता। और अगर इंसान जो है, जो सत्य में नहीं जी के मर रहा है, अगर तू चेतना बन के नहीं मर रहा है, तो तेरा मरना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग क्रिएट करेगा तेरे लिए। अब ये रियलिटी है, ये रियलिटी लोगों को समझ नहीं आती। उनको लगता है मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना? आखिरी में वही चेतना ही बचेगी। चेतना बचती बचती है लेकिन सफरिंग रहती है, क्योंकि बाकी की लेयर्स नहीं टूटी है, बाकी की लेयर्स रह जाती है। इसी वजह से तो डेथ रिचुअल्स होते हैं। क्यों होते हैं? अगर मरने के बाद साउंड ऑफ साइलेंस का ही बचना था तो कोटा में जो सुसाइड कर रहा है, मरने दो साले को, मरने दो। आप जाओ, आपको कोई टेंशन है, जाग फांसी लगी तो साउंड ऑफ साइलेंस बचेगा? ऐसा नहीं होता है। साउंड ऑफ साइलेंस के अराउंड जो रैप्ड अप लेयर्स होती हैं, उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें सफरिंग होती है, उसमें एक्सप्रेशन लेना होता है। वो टेंडेंसीज कहां जाएंगी, वो हैबिट्स कहां जाएंगी? कुछ भी इस दुनिया में डिलीट नहीं होता सर। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दिस पॉकेट ऑफ स्पेस। Whatever the conversations we are having right now, the childhood memories, the memories of younghood, the memories of oldhood, whatever, it's all stored somewhere. You cannot access it, but it is all stored. Nothing is deleted, nothing, because जब यूनिवर्स मरता है तो वो एक अपडेट देता है, और उसके बाद एक और यूनिवर्स जब पैदा होता है तो वो उसी अपडेट के थ्रू पैदा होता है, लेकिन एक अपडेटेड वर्जन में। नया वर्जन आ रहा है, नया यूनिवर्स का वर्जन आ रहा है। ये एक रियलिटी है। अगर ये रियलिटी समझ में आ जाए, नहीं तो फिर एक्सीडेंट में मर गए, है ना, एक्सीडेंट में मर गए, बीमारी लग के मरे, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने चाकू भोंक दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? साउंड ऑफ साइलेंस बचेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो डेथ रिचुअल्स नहीं हो रहे होते।
इतनी सारी चीजें नहीं हो रही होती, इतने सारे लोगों ने बात करी, नहीं हो रहा होता। कृष्णमूर्ति तक ने बात करी है, उन्होंने बोला द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बसती है आखिरी में। यानी जो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक नदी है कॉन्शियसनेस की, उस नदी में सारी मेमोरी स्टोर्ड है। कॉन्शियसनेस सबकी एक है, जो बेस कॉन्शियसनेस है वो सबकी एक है, लेकिन जो लेयर्स हैं वो बची रह जाती हैं। वो प्राणमय ढांचा, प्राणमय कोश का ढांचा जो है बचा रह जाता है, और वो एक्सप्रेशन लेता है किसी दूसरे शरीर में। और इनफैक्ट ये भी थ्योरी है कि वो जरूरी नहीं है कि इसी पृथ्वी पे जन्म लेगा, वो लेगा किसी दूसरी पृथ्वी पर भी ले सकता है वो जन्म, अगर यहां पे एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है तो। इसी वजह से तो यूनिवर्स बार बार बनता है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बार बार बन रहा है, मिट रहा, बार बन रहा है, कि यही रियलिटी। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक सिमुलेटेड रियलिटी भी हो सकती है ये, जहां पे एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है एक दूसरे एआई के थ्रू, और हम लोग सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट है किसी बच्चे का, तो हम वी हैव एक्स। लेकिन इसके बारे में हमारे वेदांत वर्णन नहीं करते, तो मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगेन एंड अगेन यूनिवर्स बन रहा है, मिट रहा है, तो ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? हर चीज़ का जवाब क्यों में नहीं होता, होता है बस, है, और क्यों है नो आइडिया, ये अज्ञे है ये सब। तो मरने का मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं अरे मरना तो है ही है, चाहे शरीर जिम करके मरो, है ना, चाहे खा पी के मरो, आखिरी में दोनों को जाना शमशान घाटी है, तो क्या फायदा, मजे लेके मरो। ऐसा नहीं है। अगर आपको पूरी जिंदगी गर्म तवे पे बैठा दें और मखमल बिस्तर पे बैठा, किस पे भेजोगे? मखमल बिस्तर भेजोगे, वही चीज़ है ना। आप गर्म तवे पे बैठे जा रहे हो पूरी जिंदगी, 40 साल की जिंदगी आपकी बची हुई है, आप उसको खा खा के किडनी खराब कर लिया आपने, डायलिसिस करवा रहे हो, तो वो 40 साल वो ज़्यादा सही, वो घटिया जिंदगी, और मरण ज़्यादा सही है उससे अच्छा। तो आप यही कहोगे कि भैया नहीं, मखमल का हेल्थ अच्छी रखो, अच्छा स्टेट रखो माइंड का, तो वो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मरोगे, और मरने के बाद क्या बन के मरे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले जाना है इस पॉडकास्ट से, कि बुनियादी क्या है। क्या तुम डॉक्टर बन के मर रहे हो, अभिनेता बन के मरे? क्योंकि पूरी दुनिया तुमको, ये अमिताभ बच्चन अभी जब डेथ होगी इनकी, पूरी दुनिया तुमको पूछेगी कि अरे अमिताभ क्या क्या अभिनेता था, मजा आ गया। लेकिन रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सत्य में आ जाओ। सत्य क्या है, ये चल क्या रहा है दुनिया में, ये जो लोग बताते हैं वो सत्य है, वो सात्विक है, या ये मिथ्या है? और सत्य क्या है, ये दुनिया कहां है? क्या ये जो लोग बताते हैं, क्या ये दुनिया है, या दुनिया की अपनी एक अलग रियलिटी है? और मैं कहां जी रहा हूं? क्या उस सोच में जी रहा हूं, उस थॉट में जी रहा हूं लोगों के? वो जो थॉट बना हुआ है दुनिया को लेकर लोगों का, एक ये है परसेप्शन, और एक है जो परसेप्शन, जो रियलिस्टिक परसेप्शन है। आप वहां, आप जी का जितना आप यहां जियोगे रियलिटी के परसेप्शन में, उतना ही जल्दी आपका ये पहचान टूट जाएगी कि आप शरीर हो। और इसी वजह से मैं परसेप्शन ऑफ टाइम के बारे में भी आज बता रहा था, क्योंकि आपको धीरे धीरे टाइम का एहसास होगा, यार टाइम एक्चुअली निकल नहीं रहा है, मुझे फील होने लगा है कि टाइम निकलता नहीं है, मुझे फील हो रहा है कि टाइम नहीं निकल रहा है। तो एक तो ये, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में जिक्र और वर्णन हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं, क्योंकि अब अगला पॉडकास्ट अगर कुछ इंस्पिरेशन आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा, नहीं तो फिर राम राम।